बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई। ख़वातीन व हज़रात, ये भी एक हकीकत है, पाकिस्तान की एक फैक्ट है कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलता है, माहिरीन कहते हैं उसी वजह से पाकिस्तान के हालात नहीं बदलते। खिलाड़ी वही रहते हैं, अदाकार वही रहते हैं, उनके किरदार बदल जाते हैं, उन खिलाड़ी की पोजीशन बदल जाती है, लेकिन खेल वही चल रहा है। और ये पुराना खेल म्यूजिकल चेयर का एक खेल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज सियासी, मुआशी, मुआशरती चैलेंजेस का सामना है, अनसर्टनिटी का सामना है, अदम इस्तेहकाम का सामना है। जब तक सियासत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशरे में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को नवाजा जा रहा है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह चीज़ है कि जो नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा मुकाबला था वो जेल में है। जो दूसरा बड़ा मुकाबला था उसके खिलाफ इत्तेहाद पे इत्तेहाद कायम किया जा रहा है। और लग यही रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ज़्यादातर तज्जियाकार यही कहते हैं कि 70 की दिहाई के बाद पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और वही होगा जो 70 की दिहाई के बाद से होता आया है। अब ये कितना वक्त ऐसे ही चलता रहेगा। साथ साथ आज ही के डॉन के अखबार में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत एक औजार की तरह इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह बाप पार्टी को इस्तेमाल किया था इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, उसी तरह आज भी बाप पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए। याद रहे, हम एक और आपको एग्जांपल देता चलूं कि पहले भी MQM को भी इस्तेमाल किया गया था इमरान खान को पावर में लाने के लिए, आज भी MQM को इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को पावर में लाने के लिए। क्या अजीब हुस्न इत्तेफाक है। यकीनन ये बात वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। और डॉन अखबार में आज ये भी लिखा है कि जो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जारी है, इसे हम प्री पोल मैनिपुलेशन कहेंगे, रिगिंग नहीं, प्री पोल मैनिपुलेशन। ये इलेक्शन से पहले ही, इंतखाबात से पहले ही, जिस तरह सबको रिजल्ट्स का मालूम है, इसको मैनिपुलेशन ही कहा जाएगा जो हो रहा है। लेकिन आज बड़े सियासी बयानात सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, हम जानते हैं कि PK पे दौरे पे हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम नाकाम हुए PDM में, हम खिदमत करने के लिए आए थे लेकिन शहबाज शरीफ ज़ाती दुश्मनी के पीछे पड़ गए। यकीनन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हम। साथ साथ नून लीग MQM ने इत्तेहाद तो बन चुका है, आज वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि वो अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे सिंध में। यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस पार्टी की टर्मिनोलॉजी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुबह से घूम रही है, और पुलिस पार्टी हम ये समझते हैं कोई पार्टी होगी, हकीकतन ये चंद लोगों का टोला है जो पुलिस के लिबास में डाकू बन के जाते हैं और लोगों की जिंदगियां हराम करते हैं। तफसीलन इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ भारत, मोदी सरकार, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम यह है कोई भी ऐसा मुल्क जो कि फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल ना करे, जो उनके कवानीन हैं उन पर अमल दरामद ना करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। खासतौर पे अगर वो मुल्क टेरर फाइनेंसिंग यानी दहशतगर्दों को माली इमदाद देने या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करने में मुलव्विस हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। FATF ने अपनी टीम भेज दी है भारत तहकीकात के लिए, और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी थिंक टैंक्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की हैं। आज तफसीलन उसको भी डिस्कस करेंगे। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा हैं एडवोकेट हसन साबिर साहब। थैंक यू सो वेरी मच हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जाहिद खान सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम ANP। जाहिद साहब, आपका ही बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। और पीपल्स पार्टी के अखुनज़ादा चट्टान साहब हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज जो सियासी गोलाबारी हुई है, जो बयानात दिए गए हैं, सुनिए जरा आप। जो ब्यूरोक्रेसी है वो 18वीं तरमीम की मुखालफत करते हुए ना खुद कुछ काम करते हैं, ना किसी और को कोई काम करने देते हैं। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। ये हमारा जो PDM का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल, खुदा ना खास्ता 18 साल, 18 महीने कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। तो इसलिए हमारा मुतालबा है हमारा बुजुर्गों से, ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे।
पिछले 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, एमकेएम के कोशिशों काबिशों की बदौलत 3 दफा चीफ मिनिस्टरशिप एमकेएम और उनके इत्तेहादियों को मिली। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, बैलेट बॉक्स से जो बैलेट बरामद होगा, इंशाअल्लाह ताला शेर से पतंग बरामद, इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले वज़ीर आला भी एमकेएम पाकिस्तान के होगा। सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आए, हमारी मालकी करें, आप आए, हमारे लिए खुशहाली की बात करें। तो हम फिर उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उस विजन को जो नवाज शरीफ का विजन है और वो स्पीड जो शहबाज शरीफ की स्पीड है और वो जो हक है नौजवानों का यहाँ का। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, खैरपुर, एक एक शहर में अच्छे सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का वो अमन का तोहफा चाहिए। कभी ना कभी हमें ये भी फैसला करना होगा कि मुल्क के फैसले या तो अदालतें कर लें। गटर टूटा हुआ है तो आप मुझसे पूछेंगे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूटा हुआ है तो मुझसे पूछेंगे, सड़क टूटी हुई है मुझसे पूछेंगे, अस्पताल नहीं चल रहा मुझसे पूछेंगे। और फैसले जो है मेरे ऊपर वो अदालत करती है, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अपनी तस्हीह करने की जरूरत है। वो गोलियों का मसला बिल्कुल था इस शहर के अंदर, उन गोलियों का अच्छा बंदोबस्त हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आपने सुनी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे अपने पैनल के साथ। एडवोकेट साहब, हसन साहब, ये बताइए, आज डॉन अखबार का यह आर्टिकल है, एडिटोरियल, जिसमें लिखा है कि प्री पोल मैनिपुलेशन हो रही है। क्या एमक्यूएम दोबारा इस्तेमाल हो रही है जिस तरह माजी में होती आई है, ताकतवर लोगों के हाथों से ताकतवर लोगों को बनाने के लिए? तला भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस अपने प्रोग्राम में। और इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन इस वक्त। मैनूवरिंग और मैनिपुलेशन, ये वर्ड्स शायद बहुत अर्ली जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इलेक्शन का तो अभी शेड्यूल भी नहीं आया, अभी तो लोग अपनी सफ़बंदियाँ कर रहे हैं। और उन पार्टीज़ में अगर आप देखें जो मेन स्ट्रीम लाइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें एमक्यूएम वो पहली जमात है जिसने आज से 2 महीने पहले अपने इंतखाबी जो सरगर्मियाँ उसका आगाज़ किया। इस शहर के अंदर जहाँ दफातर खोलने की इजाज़त पहले नहीं थी, जो 18 में भी हमारे दफातर बंद थे, 2018 के इलेक्शन में, 2021 में भी बंद थे, और 22 में हम दरख्वास्तें करते रहे कि हमारे दफ्तर खोलने की इजाज़त दी जाए। आज जब हमारे दफ्तर खोलने की हमें इजाज़त मिली, हम इस शहर के अंदर रोज़ाना 15 से 20 ऑफिस जो यूसी लेवल के ऊपर होते हैं, जो अपने यूसीज़ के अंदर हम अपने ऑफिस खोल रहे हैं। नेशनल असम्बली की जो हमारी वहाँ की जो टीम है जो काम कर रही है, उनके ऑफिस खोल रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही है। इसको मनूवरिंग का नाम देना मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा जल्दी हो गया। हाँ, देखें, इंतखाबी अमल है, इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद चलते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, कोई मामला आगे बढ़ते हैं, ये अभी तय नहीं हुआ है। बात तो करे जाएंगे, पॉलिटिकल लोग हैं, आपस में बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे आपस में। ये एक जमहूरी अमल का एक अंदाज़ है। उसमें अगर किसी बात के ऊपर एडजस्टमेंट मुल्क की खातिर एक अच्छे पेज के ऊपर आ जाती है तो आई बिलीव कि जी उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। चाहे वो एमक्यूएम जो है, अगर वो नून लीग से बात कर रही है, नून लीग आगे फर्दर जीडीए से बात कर रही है, और इस शहर और इस सूबे और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के सेटअप को अगर लेकर उन्होंने एक अच्छा एक अमल तय किया है कि इलेक्शन के बाद बात करने से बेहतर है कि इलेक्शन से पहले कर लिया जाए। देखिए, एमक्यूएम आज से पहले हमेशा इलेक्शन के बाद ही बात करी। 16 हमने हमेशा इलेक्शन लड़ा है, कंटेस्ट किया है। इस कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, इन शहरों के अंदर अपनी सीट्स जो है हमने वो जीती हैं। और उसके बाद हमने जो कोई हमारे पास आया, हमारे ऑफिसेज में आया, वो पीटीआई 2018 तक अगर आप देखें तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी आगे हमसे रिक्वेस्ट की, तब जाके हम उसके अंदर शामिल हो, उससे पहले नहीं हो। लेकिन ये 2023 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने 24 के इलेक्शन से पहले हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आज से वो काम शुरू कर दिया जाए। इट्स नॉट मनूवरिंग, इट्स स्ट्रैटेजी। लेकिन सर, लोग कहते हैं आपकी 21, 22, 23 सीटें हुआ करती थी एमएनएस की, वो 7 पे आ गई हैं, तो अब वो 7 से और कम ना हो जाए, तो इसीलिए ये ज़रूरी था। देखें तला भाई, ये तो और लास्ट सेकंड बॉयकॉट की भी खबरें हैं आपकी। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आपके भी इल्म में। सर, जो पार्टी हमेशा अपना मेयर लाती थी हसन साहब, वो नहीं ला सकी ना, बॉयकॉट हो गया था। उसमें हमने उसूल के ऊपर बात की थी। उस वक्त सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी ने, जिससे हमने ये एग्रीमेंट किया कि इस शहर के अंदर आबादी बढ़ गई। देखिए,
2018 और 2015 का जब इलेक्शन हुआ था इस शहर के अंदर बल्दियाती, तो उस वक्त की आबादी 92 लाख थी इस शहर की, जो वोटर था 92 लाख की आबादी के ऊपर हुआ था ये डिलिमिटेशन। जो सेंसस हुआ 2017 का वो नहीं होता, मरदमशुमारी वाले उस वक्त 15 में 92 लाख की आबादी थी। अब उस 92 के बाद 2017 में जाके 1 करोड़ 61 लाख पे आई और आज 2 करोड़ 4 लाख के ऊपर है। देखिए उस हिसाब से यूसीज बनी हुई थी, 210 यूसीज थी इस शहर के अंदर, 210 से बढ़ा के 246 की गई। आज 2023 में जो आबादी जब सेंसस हो गया था तो उस हिसाब से आबादी के हिसाब से यूसीज बढ़नी चाहिए थी। हमने डिमांड की थी 75 यूसीज एटलीस्ट इस शहर के अंदर बनी जाए। देखिए उसका एमक्यूएम से तो डायरेक्ट कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था ना, लोगों से उसका वास्ता था। अगर लोगों को अपना यूसी का चेयरमैन मिल जाएगा, यकीन जाने लोगों का ग्रास रूट लेवल पे काम होगा। एमक्यूएम आज भी अगर नून लीग से बात कर रही है, कोई एडजस्टमेंट कर रही है, तो वो अपनी वजारतों के लिए नहीं कर रही है, वो आइन में तरमीम के लिए कर रही है। बड़ी ओपन बात कर रही है ताला भाई, और हम आइन में तरमीम चाहते हैं ग्रास रूट लेवल के लिए। आपको भी कराची से प्यार है, मुझे भी कराची से प्यार है, आप कराची की बहुत बड़ी ताकत है। मुझसे कोई पूछते हैं आप कहाँ के जतोई हैं, तो मैं कहता हूँ कराची का हूँ, 35 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। आज कराची में जिस तरह पुलिस पार्टी कर रही है, आज कराची में जिस तरह हमारे मेयर कह रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हालात जो हैं सर वो तफसीलन आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। आखुंज़ादा चट्टान साहब वेलकम कहूंगा आपको सर सियासी शतरंज में, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए, आज बिलावल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा हम नाकाम हो गए पीडीएम में शामिल होकर, नाकामी का उन्होंने एतराफ़ किया। ये भी एतराफ़ किया कि हम खिदमत करने आए थे, शहबाज शरीफ साहब जाती दुश्मनी में लग गए। अब जो हालात पीपल्स पार्टी के लिए नजर आ रहे हैं बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। आप बताइए सर क्या होने वाला है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्या प्री पोल मैनिपुलेशन आपको नजर आ रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, हम परेशान हैं मुल्क के लिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में मसाइल का हल इलेक्शन में है, लेकिन तब जब इलेक्शन साफ हो और शफाफ हो। वैसे तो हमने 2018 में भी इलेक्शन किया था, तो क्या 2018 के इलेक्शन से हमारे मसाइल बढ़ गई या हमारे मसाइल खत्म हो गई? तो हम समझते हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे मुल्क के मसाइल में इजाफा होगा, हमारे मुल्क के जो मसाइल है वो बढ़ेंगे और हमारा मुल्क मजीद इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। Very true. तो हम अपने लिए परेशान नहीं है, हम मुल्क के लिए परेशान है। हम ये जरूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी इख्तिदार में हो, जरूरी ये है कि जो भी इख्तिदार में आए वो आवाम के वोटों के जरिए आए, वो लाडला नहीं हो, वो बिसाकियों पे नहीं हो, वो जाके इस मुल्क के मसाइल हल कर सके। इस मुल्क में दहशतगर्दी ने बदतरीन तरीके से सर उठाया है। आज मेरे बाजोड़ में 2 धमाके हुए, एक सुबह 9 बजे के टाइम पे धमाका हुआ जिसमें 1 बंदा शहीद हुआ, असर के टाइम पे दूसरा धमाका हुआ जिसमें 2 बंदे जख्मी हो गए और 1 बंदा शहीद हुआ। हर रोज हर हफ्ते में बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में 2 खुदकश धमाके हो जाते हैं, हर रोज रू है। हमारे मईशत का बुरे हालात है, तो ऐसे एडवेंचर करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें तशवीश भी है, हम परेशान भी हैं, क्योंकि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। ठीक सर, चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, साफ हो और शफाफ। करेक्ट सर, और बड़ा ये आपका कहते हैं ना बिल्कुल सही मुतालबा, मेरे ख्याल से हर सियासतदान का ये मुतालबा है, लेकिन जो 70 की दिहाई से होता है पाकिस्तान के साथ, हम सियासतदान खामोश भी रहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इसीलिए शायद कहते हैं कि बूढ़ों को निकालें, पुरानी सियासत छोड़ें, क्योंकि अब ज़रूरत यह है कि हमारे सियासतदान और हमारी सियासत अब मैच्योर हो जाए, बलूगत से आगे बढ़े। जाहिद साहब, आपकी नज़र में क्या इस वक्त हमारे मुल्क में प्री पोल मैनिपुलेशन या प्री पोल मनूवरिंग हो रही है? डॉन अखबार ने आज ये आर्टिकल लिखा है। आपकी नज़र में सर क्या हालात हैं, और ये दहशतगर्दी की लहर है, क्या आप समझते हैं कि ये मुतासर हो सकती है इलेक्शन के शेड्यूल पर? राइट, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, जाहिद साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में टेक्निकल डिफिकल्टी भी दूर करेंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सियासी शतरंज। प्रोग्राम में आगे चलकर हम कराची को तफसीलन डिस्कस करेंगे, खासतौर पे कराची में जो पुलिस पार्टी कर रही है ना, उस पर बड़ी रोशनी डाली जाएगी, क्योंकि अगर पुलिस की पार्टी इसी तरह जारी रही तो फिर चोर और पुलिस में कोई फ़र्क रहेगा नहीं और आवाम बेचारे मुश्किल से मुश्किल तर हालात में आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान हैं, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और MQM ने नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के बाद एक बड़ा ऐलान आज किया। निहाल हाशमी साहब वहाँ पर थे,
MKM की क़यादत भी थी, और उन्होंने कहा कि सिंध में हम अपना वजीर आला लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 15 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डोमिनेट कर रही है सिंध में, और अब जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में ही महदूद किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, बाकी सूबों के अंदर भी, इस वक्त KPK में हैं, फिर बलूचिस्तान भी जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर पहले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर हम आएंगे MQM की तरफ। आखुंज़ादा साहब, आपकी नज़र में क्या MQM, मुस्लिम लीग नून, पीर पगाड़ा साहब, GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, अगर मिल जाते हैं सारे, तो क्या वो सिंध के अंदर अपना वजीर आला ला सकते हैं? चट्टान साहब। देखिए, ये तो सारे हर इलेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं और हर इलेक्शन में ये हार जाते हैं। पहले ये था कि MKM इलेक्शन लड़ते थे, अपने इंतखाबी निशान पे और अपने टिकटों पे इलेक्शन लड़ते थे। जब से बल्दियाती इलेक्शन हुआ है तो इनको उन्होंने तस्लीम कर दिया कि कराची इन लोगों के हाथ से निकल गया, और कराची में जो पीपल्स पार्टी बहुत कम सीट लेते थे, आप इस बार कराची को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेंगे। तो इस खौफ और इस डर की वजह से ये सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से इस इत्तेहाद का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ना इसका सन में कोई तंजीम है, ना इसका वहाँ पे कोई वोट बैंक है, और MQM का पंजाब में ना कोई वोट है, ना वहाँ पे इनका कोई तंजीम है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ा चैलेंज साबित होगा। लेकिन आखुंज़ादा साहब, जिस मुल्क में 50 साल से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म करना सिंध में कौन सी बड़ी बात है सर? देखिए जी, अगर जबरदस्ती करते हैं 2018 की तरह, जिस तरह के 2018 में RTS बिठा दिया, और जब पता चला कि PTI पंजाब से हार गई तो पुख्तनख्वा और कराची की सारी सीट जाके इनकी झोली में डाल दिए। इनके MNAs जो घरों में जाके सो गए थे, पुलिस वाले जाके उसको उठा दिए कि आप उठे, जाके आप MNA बन गए। वो तो और चीज है। लेकिन अगर अवामी ताकत के जरिए ये लोग जीतते हैं, अपना वजीर आला बनाते हैं, तो सन हमारा कोई मिराज तो नहीं है। संजीव अवाम का है, ये इनका मर्जी है, हमारे मंसूर में लिखा है। वही हुआ चट्टान साहब जो पिछली बार 2018 में हुआ था, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? अगर वही हुआ जो 2018 में हुआ था, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? जिस तरह के पिछले लाडले को हमने घर भेज दिया, इस बार भी कोई अगर लाडला आ गया तो हम उसको ऐसे निकाल देंगे जिस तरह के दूध से जो है वो बाल को निकालते हैं। क्या धरना देंगे सर? धरना सियासत करेंगे, एहतजाज करेंगे सर? नहीं, कोई डरना। हम क्या पिछले वज़ीर आज़म को, पिछले लाडले को हमने क्या धरने के जरिए निकाल दिया? जमहूरी तरीके से निकाल दिया, आईनी तरीके से निकाल दिया। इस तरह भी अगर कोई लाडला आ गया तो इसको भी हम आईनी और जमहूरी तरीके से इस तरह निकाल देंगे जिस तरह के हमने पिछले लाडले को निकाल दिया था। लेकिन मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा, रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारे मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है जमहूरियत, साफ और शफाफ इलेक्शन। हमने हर तरीका आजमाया, हमने टेक्नोक्रेट्स को आजमाया, हमने डिक्टेटरों को आजमाया, हमने लाडले को आजमाया, हमने सेलेक्टेड को आजमाया। लेकिन साबित ये हुआ है कि जब इलेक्शन हुआ है, साफ शफाफ हुए, इस मुल्क को कुछ दिया है। आपसे बांग्लादेश चला गया, आपके 90,000 फौजी दुश्मन के कैद में आ गए, आपने इलेक्शन किया, आपका मुल्क इतनी ताकत बन गया। ज़ियाउल हक के दौर में जो वफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था, जो बलूचिस्तान KPK लोग खुदा न ख्वास्ते समझ रहे थे कि पाकिस्तान और मुतहद नहीं रह सकता है, लेकिन आपने जब इलेक्शन किया तो वफाक को दोबारा मजबूत हुआ। मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल जीरिया पैरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था और बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे। लेकिन जब आपने इलेक्शन किया तो आपका मुल्क इतना मजबूत हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर ये एक्सपोर्ट नेशन बन गया फूड में। चीनी के कतारें खत्म हो गए। आपने गवादर के साथ इतना आप मजबूत, अमेरिकन एम्बेसी के इजाजत के बगैर एक कमिश्नर का ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जब आपने इलेक्शन किया, आपका मुल्क इतना मजबूत हुआ कि आपने 9 महीने नेटो का वाइफ को रुका। आपने ईरान के साथ सुपर ताकतों के मुखालिफत के बावजूद गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया।
सुपर ताकतों के मुखालफत के बावजूद, जिनके आर्डर के बगैर हम एक डीजी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, आपने गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा किया। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। ठीक सर। यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे सारी अल्लाह की नेमतें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ मेरे इलाके में, जी जनाब, मेरे इलाके में नेफ्राइट है, क्रोमाइट है, ग्रेनाइट सर है। देखिए अल्लाह ने हमें दिया बहुत कुछ है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है, लेकिन हमारे पास सर जरूरत इस चीज का है कि हमें अपने अंदर से मुनाफिकत खत्म करनी होगी और मुसलमान बनना होगा। खत्म करके इस मुल्क को हम आईन और दस्तूर के मुताबिक चलाए। बिल्कुल ठीक, आईन में बिल्कुल हर ठीक। इदारे के इख्तियारात का तयन है, आईन में हर इदारे का काम का तयन है। ये आईन जो हमने बनाया है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और रियासत के दरमियान। सर ये आइन आपके कायद जुल्फिकार अली भुट्टो जब बना रहे थे ना सर, कुछ नहीं चट्टान साहब, जब ये आइन आपके कायद जुल्फिकार अली भुट्टो इस आइन पे साइन कर रहे थे तो उन्होंने खुद कह दिया था कि मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूं, और फिर हम सब ने देखा किस तरह उनका जुडिशियल मर्डर हुआ और आज भी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अफसोस के साथ। आई विल कम बैक टू यू चट्टान साहब, मैं हसन साहब, एडवोकेट हसन साहब, आई विल कम बैक टू यू चट्टान साहब, मैं वापस आऊंगा, इजाजत दीजिए मुझे, इजाजत दीजिए। हसन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हसन साहब, कैसे लाएंगे आप सिंध में अपना वजीर आला? बड़ा सवाल है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। बिल्कुल। तला भाई अगर आपकी इजाज़त तो मैं बहुत शॉर्ट उसमें सम अप कर दूँ एक क्योंकि चट्टान साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। तो चूंकि इन्होंने बताया कि 71 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, हुकूमत इन्हीं की थी, इन्हीं के वज़ीर आज़म थे, इन्हीं के हाथ में सारे पावर्स थे। 73 के आइन के ऊपर आपने बता दिया, जो सारे मामला थे वो उसकी ज़िम्मेदारी आज अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके दौर में सारी चीज़ें हो गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात बिल्कुल बजा है। इस मुल्क को इस वक्त एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। हर शहरी को अपनी रियासत के साथ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। देखिए इस वक्त जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, हर आदमी एक इस्तराब का शिकार हो चुका है। हर इंसान, वो एक कस्बे देहात से लेके बड़े शहरों में रहने वाले तक, वो पाकिस्तान की नुकसान के बारे में फ़िक्रमंद है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सियासतदान अगर उसको लगता है कि जी मेरी पोजीशन नहीं बन रही तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। अभी चट्टान साहब ने भी बात की, क्यों हो जाएगा पाकिस्तान का नुकसान? क्यों पाकिस्तान के नुकसान के बारे में आप बात करेंगे या सोचेंगे? मेरा मानना ये है भाई, आपने अपने आप को पेश कर दिया आवाम के सामने। उस इलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी प्लान करती है वो हर पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग करती है, उसमें हारना और जीतना जाहिर है एक हिस्सा है उसका। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हम सोचते कैसे हैं कि मैं हार गया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, मैं जीत गया तो पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कर दूंगा, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। एमक्यूएम के हवाले से जो बात करें, देखिए एमक्यूएम ने इस सारे सिस्टम में अगर बात करेंगे कि एमक्यूएम हर हुकूमत में हुकूमत बनने के लिए साथ देती है, वफाक को मजबूत करती है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस शहर से जाती है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, सिंध के शहरों से उसकी नुमाइंदगी जाती है। तो डेफिनेटली उसको वफाक में अपनी नुमाइंदगी चाहिए। इस पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नुमाइंदगी लेती है, अपने ज़ाती काम के लिए नहीं लेता। एमक्यूएम ने कभी अपने ज़ाती काम के सिलसिले में, आप ये देखें कि अगर दोनों पार्टीज तीनों बड़ी पार्टीज़ को अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर नैब के बेनतागी से चल रहे हैं, करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। आप एमक्यूएम को उठा के देखेंगे तो करप्शन के चार्जेस तो नहीं चल रहे, एटलीस्ट कुछ और मामला के अंदर ज़रूर बुक कर दिया, बट करप्शन में नहीं। मुल्क को नुकसान पहुँचाना, करप्शन के जो केसेस हैं जो दीमक की तरह मईशत को खोखला कर दे, वो चार्जेस एमक्यूएम के ऊपर नहीं है। कहीं से भी कोई किसी नैब कोर्ट के अंदर पेशियां एमक्यूएम वाले नहीं भुगत रहे। हाँ, दूसरे केसेस जो एलिगेशन सच्चे झूठे जैसे भी लगते हैं वो ज़रूर फेस कर रहे हैं। अब आपने जो अभी सवाल रखा था तला भाई कि वज़ीर आला कैसे लेके आएंगे, देखें ये तो सबका राइट है कि वो अपनी सियासत को उसी हाईएस्ट लेवल के ऊपर ले जाने की प्लानिंग करे। एमक्यूएम भी वो प्लान कर रही है। एमक्यूएम को भी इस सिंध के तमाम शहरों में रहने वाले हर ज़बान मसलक मज़हब के रहने वालों से उतनी मोहब्बत अकीदत है जितनी कि होनी चाहिए एक पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी से। तो हम तो उसके लिए जा रहे हैं, हम लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, हर एक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई एमक्यूएम ही वो वाहिद नुमाइंदा जमात है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। एक लोअर मिडिल क्लास की जमात है जिसने लोअर मिडिल क्लास के लोगों को असम्बली तक पहुँचाया है, वो चाहे सेनेट हो, वो चाहे कौमी असम्बली हो, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो, हर जगह पर नुमाइंदगी एमक्यूएम ने ही लोअर मिडिल क्लास को दी। और किसी पार्टी में देखें तो जागीरदार है, वडेरा है,
सरमायादार है। हमारे पास तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ठीक, अब मैं तो हम चाहूंगा उनको कि लाके इंशाल्लाह ताला तला भाई आपकी हमारी statement कोशिश पे के जो साथ हम लेके आएंगे, राइट वज़ीर आला साहब, सिंध बनाएंगे अब मैं इंशाल्लाह। चाहूंगा कि चट्टान साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। देखिए जी, नेब के केस इस मुल्क पे इन लोगों पे बने हैं जिन लोगों ने जुल्म से बगावत किया है, और साबित तो किसी पे भी नहीं हुआ। 14 साल हमारी जरदारी साहब को जेल में रखा, क्या कुछ साबित हुआ? खुर्शीद शाह साहब को 2 साल जेल में रखा, क्या कुछ साबित हुआ? तो जो बगावत ही नहीं करते हैं, जो अपने लीडर को गालियां देते हैं फरमाइश पे, जो अपने पार्टी को तोड़ते हैं फिर फरमाइश पे जोड़ते हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या नेब का केस बनेगा? और MKM के खिलाफ तो जो केस है, अल्लाह हमारे 100 नस्ल जो है इनसे बचाए। वो इल्जामात अल्लाह न करे कि हम पे लगे जो MKM पे इल्जामात लगी हुई हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने तो ये भी कहा कि बांग्लादेश हमारी वजह से टूट गया। हमारी वजह से नहीं टूटा है। वो कमीशन का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा कि वो किन लोगों की वजह से टूट गया, वो कौन थे जो वो कह रहे थे कि हम आपके नस्लों को बदल देंगे, तो वो इन लोगों की वजह से टूट गया था। राइट लेकिन मैं तो सीधा सीधा बात करता हूँ, वक्त कम है मैं सर। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपना वज़ीर आला बना रहे हैं, हम अपना वज़ीर आज़म बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चाहे जो भी बने, लेकिन आवाम के वोट के जरिए फ्री एंड बने। फेयर ट्रांसपेरेंट किस तरह का इंसाफ है? बहुत बहुत किस शुक्रिया, तरह का बहुत बहुत ये शुक्रिया। इंसाफ है? आखुनज़ादा चट्टान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और एडवोकेट हसन साहब मेरे साथ फ्रॉम MQM। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह हमें उस दिन से बचाए। एक ब्रेक के बाद पुलिस की पार्टी आपके सामने रखें। बात होगी अब एक पार्टी की। वैसे जब पार्टी का जिक्र आता है तो लोग समझते हैं कि बहुत मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन अब बात हो रही है एक और किस्म की पार्टी की, जिसे हम पुलिस पार्टी कह रहे हैं। आजकल कराची वालों के मुंह पे ज़बान ज़द आम है। आज पूरा दिन मीडिया पे आपने भी सुना, जब चोर और पुलिस एक हो जाएं तो यकीनन क्राइम रेट तो कम होता है, लेकिन हालात नहीं बदलते। और अब जो वाक़या कराची में पेश आया है, जिसमें DSP उमैर तारिक बेचारी पकड़े गए हैं, और यकीनन उनकी जब इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो गया है, अब एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है एक बड़े सीनियर सहाफ़ी नदीम खान साहब ने। नदीम, थैंक यू सो वेरी मच। नदीम साहब माशाल्लाह से 30 साल सहाफ़ती इनका करियर है, क्राइम के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर वक्त गुजारा है। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है चेयरपर्सन है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नाइमा सईद। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बट बिफोर कमिंग टू यू, जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम नदीम से जान लेते हैं डॉक्टर साहिबा, देन आई विल कम टू यू। नदीम खान साहब, यार ये तो बड़ी पार्टी हो रही है पुलिस वालों की। जब शहर में क्राइम का रेशो कम होना शुरू हुआ है तो उसके बाद पुलिस एहलकारों ने खुद ही डकैतियां मारना शुरू और कर ये दी एक सीनियर रिपोर्टर की निशानी होती है कि एंकर जैसे सवाल करना ही शुरू हो, वो जवाब देना शुरू कर दे। मेरा सवाल नहीं आया था नदीम में, मेरा सवाल ये था कितनी ऐसी पुलिस पार्टियां इस वक्त कराची में घूम रही हैं? देखिए, दर्जनों पुलिस पार्टियां ऐसी हैं जो प्राइवेट एहलकारों के साथ प्राइवेट गाड़ियों में छापे मारने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अगर सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की ही बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात जो है वो दर्ज हो चुके हैं पुलिस एहलकारों पर, जिन्होंने वर्दियों में मलबूस होकर सरकारी असलहे के साथ वारदातें की हैं। लेकिन ये सिर्फ एक वारदात है कि जिसके मुलजिमान का सुराग लगाया गया, सिर्फ एक वारदात है जिसमें मुलविस ये एक DSP है और SSP के जो है इसमें उसकी भी मावनत थी। जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 34 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट आई है DIG वेस्ट की, जिसमें ख़ासे इंकशाफात हुए हैं। और यही नहीं, इन एहलकारों ने जो उस घर से नकद रकम लूटी थी उसमें से 85 लाख रुपए अभी तक रिकवर नहीं हो सके हैं, और कुछ जेवरात हैं जो अभी बरामद होना बाकी हैं। इसके अलावा इन DSP साहब के कारनामों का सिलसिला अब शुरू हुआ है। जब मीडिया पर ये चीज़ मंजर आम पर आई है तो उसके बाद अब्दुल रशीद नामी एक शख्स मंजर आम पर आया जिसने बताया कि इसकी सिगरेट की दुकान है DHA फेज 6 में, जिसको इन्होंने लूटा था। DIG को शिकायत करने पर SP के पास भेजा गया और SP ने इन्हीं DSP उमैर तारिक के पास उनको भेजा, जिस पर इन्होंने ये कहा कि इतना सामान नहीं लूटा गया है। बिलाखिर इन्होंने 30,000 रुपये कैश दिए और 50,000 रुपये की उनको सिगरेट वापस करके ये कहा कि आप इस मामले को ख़त्म कर दें। नदीम, पूरा सिस्टम मुलविस है या सिर्फ एक DSP का ही नाम लेंगे आप? पूरा सिस्टम अगर तलहा आप मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं
मैं ये कहूंगा कि इसमें पूरा पुलिस का सिस्टम मुलव्विस है। Yes. क्योंकि कैसे एसएसपी की नाक के नीचे एक डीएसपी पूरे शहर में डकैतियां करता एक फिर रहा DSP, था। आपने कहा दर्जनों ऐसी पार्टियां हैं और मेरी बिल्कुल। भी रिपोर्ट है कि 50 से 100 के दरमियान ऐसी पुलिस पार्टियां हैं जो रेडे मारने के लिए ढूंढ रही होती है, बकरा ढूंढ रही होती है, मालूम पड़ जाए कैश कहां पर है, वहां पर रेड मारेंगे, कैश अपनी जेब में ले लेंगे और बोलेंगे हम तुम्हें माफ करते हैं, हमें और इतने पैसे दो। फिर डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर नाइमा, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान में स्पेशली कराची में, सॉरी, अब क्योंकि पुलिस वाले आपके बहुत सारे शागिर्द हैं, ये पुलिस चोर क्यों बन गई मैडम? ये चोर आज से नहीं बनी है जनाब। ये जो है वो मतलब मैं कहूँ कि कहानी जो है वो कोई नई नहीं है ना, ये पहला वाकया है और ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये आखिरी वाकया होगा। ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। पुलिस जो है वो आप देखें, आमतौर पर लोग पुलिस के कोई भी वाकया हो जाता है, कोई हादसा, कोई इंसिडेंट, तो आमतौर पर पब्लिक पुलिस से राब्ता करने में हिचकिचाती है। तो उसकी कुछ तो वजूहात होंगी ना, यकीनी तौर पे यही वजूहात होंगी। वो आपका जो सिस्टम है, जो कोर्ट वगैरह जो है, अदालती निज़ाम है, वो तो एक तरफ है, वो एक अलग कहानी है, वो एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, ये कोई पहला वाकया नहीं है और ये कोई पहला एहलकार नहीं है कि जिसने ये जो है वारदात की है। यकीनन एक सिस्टम, एक मुस्तहकम सिस्टम मौजूद है जो कि पैरेलल काम कर रहा है और पुलिस से जो है पब्लिक की जो दूरी है वो ऐसे ही तो नहीं है। यकीनी तौर पे ये ऐसे वाकया, ये तो डॉक्टर साहब, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, हमें अब आगे का रास्ता बताइए। देखिए, आगे का रास्ता जो है वो कोई इतना आसान नहीं है। सिस्टम को बदलना जो है वो ओवरनाइट तो खैर मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को पूरे तरीके से ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इस सिस्टम को देखने की जरूरत है। ये जो डीएसपी है, ये अचानक तो नहीं आ गया, ये किसी सिस्टम के तहत आया। इसमें उन इदारों का भी तो किरदार आप देखिए कि जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया, जो इसको सिलेक्ट करके जो है, या इस पुलिस जैसे अहम महकमे में इसको यहाँ पे डिप्यूट किया गया, इसको सिलेक्शन हुआ, एक कमीशन के जरिए सिलेक्शन होता है कि हमारे यहाँ जो है वो कोई किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो शख्स, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह की वारदातों में मुलविस रहा है। ये इस शख्स की भी पहली वारदात नहीं होगी, यकीनन इसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा और शायद मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि वो बैकग्राउंड ही इसके सिलेक्शन की वजह बना है तो कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा कि सलाहियतें, ये स्किल्स जो हैं वो उसकी इस महकमे में आने की वजह बनी है। यहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से वो जो है वो अपना काम कर सकता है, यहाँ बेहतर तरीके से जो है वो सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। तो ये अफसोस का मुकाम है कि इसको सिलेक्ट करने वाले जो इदारे हैं, वो मुंतखब करने वाले जो अफराद हैं, उन पे भी सवालिया निशान है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को कैसे कर लिया। बोर्ड में जो है वो माहिर नफ्सियात भी होते हैं, किसी भी शख्स जी, उसकी साइकी, उसकी पूरी पर्सनालिटी एनालिसिस होता है। तो ये तमाम चीजें कहाँ थी इसका सिलेक्शन करते वक्त, इसको एक मुनज़्ज़म डाकू बनाते वक्त कहाँ थे वो इदारे? और मैं ये सोचने पर मजबूर भी हूँ मैडम, नदीम से पूछते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है। नदीम साहब, अब कोई आईजी साहब परेशान हुए हैं, कोई पुलिस में हरकत आई है, कोई काली भेड़ों को निकालेंगे, या फिर उनको एक को यही हैरत की बात नहीं होगी कि अगर यही डीएसपी अदालत से बाइज्जत बरी होकर आ जाए? देखिए, इसमें आईजी सिंध ने ही नोटिस लिया था, ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा कि उन्हीं के नोटिस पर ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ की मैं आपको निशानदेही करूँगा कि जो हमने यहाँ पर देखा है कि जो पुलिस की जानिब से मुकदमे में तफ्तीश की जाती है, उसमें ठोस शवाहिद और सबूत पेश नहीं किए जाते, जिसका मुल्ज़िम को फ़ायदा होता है और वो बरी हो जाता है। इसकी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। कराची में अब से कुछ दिन पहले एक कस्टम का मेगा करप्शन का स्कैंडल बेनकाब हुआ था, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन की गई थी कस्टम अफसरान की जानिब से, जिसमें पुलिस के आला अफसरान भी मुलविस थे। आप देख लें कहाँ है वो, कहाँ है वो केस, उस केस का क्या हुआ। अब अदालत ने उस पर नोटिस लिया है, 36 अफसरान के नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अफसर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, सिवाय 2 अफसरान कस्टम के जो पकड़े गए थे, जिन्होंने इंकशाफात किए थे। इतना मुनज़्ज़म करप्ट सिस्टम है कि जिसको हिलाना मुश्किल नजर आता है। नदीम खान साहब, सीनियर साहब, आपके बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। डॉक्टर नाइमा सईद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह आगे भी आपको प्रोग्राम मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं दुआ करने पर फिर मजबूर हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान को चोरी और काम चोरी से बचा। एक ब्रेक लेते हैं।
ये तो पूरी दुनिया बहुत वक्त से जानती है कि भारत की मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदू सरकार दहशतगर्द हुकूमत है और ये मुसलमानों पे जुल्म करती आई है, सिख बरादरी पे जुल्म करती आई है, ईसाइयों पे जुल्म करती आई है। पर देर आयत दुरुस्त आयत फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मालूम पड़ गया है अब कि भारतीय हुकूमत कितनी माली बेजाब्तगियों में मुलव्वस है, साथ साथ कितनी टेरर फाइनेंसिंग वहां से हो रही है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग वहां से हो रही है। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है ऑप्टिको के नाम से जिसने रिपोर्ट किया है कि FATF ने अपनी तफ्तीशी टीम इंडिया भारत भेज दी है क्योंकि वहां से गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही और उसके सबूत अब FATF को मिल चुके हैं और अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी। अब देखना यह है कि जितना जल्दी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, क्या भारत को भी इतना जल्दी ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं। उसके अलावा इसी इशू के ऊपर कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर इसी अहम इशू के ऊपर रोशनी डाली गई। इसीलिए मैंने गुजारिश की है, हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बाकिर मलिक साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है सदर हैं नेशनल यूथ अलायंस के कामरान उस्मानी साहब। आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपकी नज़र में जितना जल्दी पाकिस्तान को डाला गया था ग्रे लिस्ट में, क्या दहशतगर्द भारत और मोदी सरकार को भी इतना जल्दी ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जहाँ तक ग्रे लिस्ट की बात है, इसका तो तकरीबन आप ये समझे 90 से 95% चांस तो ये कन्फर्म है कि ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो भारत को सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो ये था कि ब्लैक लिस्ट में क्योंकि उसका चांस ज़्यादा था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो फैटफ ने जिस तरह 350 क्वेश्चंस दिए उनको कि आप इनको हमें एड्रेस करके दें, तो 350 क्वेश्चन वो भारत को देना, इसका मतलब ये है कि कोई इशू कोई इतना आसान नहीं था, ये कि मामला इतना आसान नहीं था कि भारत उसको जो है ना किसी तरीके से हैंडल कर पाए। उसके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको अभी तक भारत प्रॉपर तरीके से, एक तो ये कि उसको एड्रेस भी नहीं कर पा रहा, ना ही उन इशू उन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा है। तो ये जितना इस तरह के इशू आ रहे हैं उसमें अब फैटफ के लिए टीम का भेजना, वो भी कि उससे पहले कि रिव्यू जो टीम है वहाँ जाके विजिट करे, उससे पहले एक और टीम को भेजना। इसका मतलब ये है कि फैटफ जो है ना अपनी ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिस तरह रिपोर्ट दी थी उसको भी कंफर्म करना चाह रहा है। लेकिन उसमें भी याद रखें कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसने फैटफ को रिपोर्ट करने का वो पाबंद नहीं है। जो फैटफ ने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना एक कंसर्न शो किया है वो ये है कि जो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ हैं या दहशतगर्दों को जो फाइनेंस किया जाता है भारत की तरफ से, उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। ये जो भारत का हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है की आंखों में धूल झोंकना, इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उनको मुतमईन करना कि ये देखें जी हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लॉ बनाए हुए हैं या हम उस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलते हैं, इस वजह से हम बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के इस तरह के क्रैक डाउन करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि ग्रे लिस्ट के अंदर, अब ये ग्रे लिस्ट से हट कर आगे की बात चली गई है कि भारत जो इस टाइम दुनिया के बड़े बड़ी जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ये एक ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो क्या वो कंपनी इस सोचेगी नहीं कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिक्योर है। सो ये डिबेट तो लिस्ट में जाएगा या वाइट लिस्ट में जाएगा, उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उसको जो चांस पड़ रहा है वो ये कि कहीं ये ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। अब देखें इस तरह की जो कार्रवाई होती है ना, जो इस तरह के कानून होते हैं, सिर्फ ये कि फैटफ को मुतमईन करने के लिए, ताकि फैटफ को पता चले हम काम कर रहे हैं। फैटफ इस बेस के ऊपर ग्रे लिस्ट में रखती है या ब्लैक लिस्ट में, सिर्फ उसमें भी हो सकता है चांस दिया जाए कि जी आप उसको देख लें, हम आपको अभी ग्रे लिस्ट में रख दें। लेकिन वाइट लिस्ट में या इसको बिल्कुल क्लीन चिट दे देना, मेरा ख्याल है इस पर फैटफ के लिए भी मुश्किल है, और जो इंटरनेशनल लॉबिंग होती है भारत के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो कोई अपनी लॉबिंग कर सकें या भारत को इससे बचा सकें। और ये भी बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब कि अब भी भारत दुनिया को, दहशतगर्द भारत और दहशतगर्द मोदी दुनिया को अब भी बेवकूफ़ बनाता रहे और कहे कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं दहशतगर्दी से, जबकि वो लीडर्स हैं दहशतगर्दी के। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि भारत के साथी, भारत के
दोस्त अमेरिका है, इजराइल है, और हम ये जानते हैं कि उनके जो एलाइज हैं वो बड़ी मदद करना चाहेंगे भारत की, और अब ये बड़ा मुश्किल वक्त है FATF के लिए फैसला करने का कि वो हक का साथ देंगे या फिर पर्ची का। उस्मानी साहब, जो अमाउंट बताई गई है 2009 से 2018 तक मनी लॉन्ड्रिंग की, वो है 675 अरब डॉलर्स। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और अगर इस तरह का अमाउंट दहशतगर्दी की तरफ जा रहा हो, टेरर फाइनेंसिंग की तरफ जा रहा हो पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी इल्जामात हैं कि भारत अफगानिस्तान में पैसे भेजता है ताकि अफगानिस्तान से दहशतगर्द उठ के पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करें, तो इस वक्त FATF की रेपुटेशन भी एट स्टेक है। मालूम पड़ जाएगा कि FATF में कितना दमखम है। आप क्या रोशनी डालेंगे उस्मानी साहब? देखिए, आपने जिन अल्फाज से भारत को और नरेंद्र मोदी को नवाजा, वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द भारत और दहशतगर्द मोदी। देखिए, जैसे आपने कहा, मैं बारहा ये बात रिपीट करता रहा हूँ जगह जगह पे कि इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, इतना ज्यादा ब्लैक का पैसा जब भारत के पास आएगा, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, इवन इनके जितने लेफ्ट राइट ममालिक हैं, उनको ये डिस्टर्ब ही रखेंगे। आपको पता है कि भारत की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जिसमें RSS है, बजरंग दल है, इनके स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें एक स्पेशल माइंडसेट तैयार होता है, और वही माइंडसेट आगे जाके फिर पॉलिटिक्स में आता है, ब्यूरोक्रेसी में आता है, जुडिशरी में आता है, और सारी भागदौड़ जो है भारत की इन्हीं के हाथ में होती है। आप इमेजिन करें कि जब इन लोगों के हाथ में इतना ब्लैक मनी होगा तो ये किसी को भी सुकून नहीं लेने देंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि 2019 में भी FATF ने आना था भारत में, लेकिन तब इन्होंने कोविड का बहाना किया और FATF को तब आने नहीं दिया। पाकिस्तान से आप अंदाजा कीजिए, तकरीबन कोई 27 के करीब सवाल पूछे गए थे, और 27 में से महज सिर्फ 2 या 3 सवालों के जवाब जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया, जिस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2-2.5 साल रहना पड़ा। भारत से 350 सवाल हैं। पॉसिबल का इस चीज से बहुत इजीली आप कह लें निकल जाना। आप भारत के जो 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें स्पेशली रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, प्रीशियस जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, इन सबको बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। बल्कि मैं आपको मजे की एक बात बताऊं कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग करता बेसिकली इस तरह से है, जो यूरोप के अंदर ड्रग और इलीगल वेपन से पैसे, उस पैसे को भारत में लाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। उस रियल एस्टेट 2 गुना 4 गुना करके भारत के पुराने मंदिरों में ज्वेलरी और सोने जवाहरात की सूरत में रख दिया जाता है। अब तल्ला साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत के मंदिरों को एग्जिट करना या जज करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। उन मंदिरों के अंदर उस रकम को ज्वेलरी की सूरत में महफूज किया जाता है, और जब इन्हें कहीं भी इस्तेमाल करना होता है, उसे कन्वर्ट करके जनाब ये क्रिप्टो के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और वहां पे रहना होता है, प्रॉक्सी लड़नी होती, चीजों को जो है इन्होंने स्पॉन्सर करना होता है, तो फिर ये उस पैसे से करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है। अब मुझे याद पड़ता है उस्मानी साहब कि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था तो भारत ने बड़ी लॉबिंग की थी, बड़ी मेहनत की थी कि टू मेक श्योर कि पाकिस्तान जाए इस ग्रे लिस्ट में। अब हम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास, कामरान भाई वापस, आई विल कम बैक टू यू कामरान साहब। बाकी साहब, आप क्या रेकमेंड करेंगे, हमें क्या करना होगा दुनिया की आंखें खोलने के लिए, बताने के लिए कि भारत कितना बड़ा दहशतगर्द है? देखें, एक तो बात याद रखें कि भारत FATF का भी मेंबर है, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी शामिल होते हैं इसके अंदर। सो उस प्रोसेस के अंदर अपने जो लाइक माइंडेड कंट्री थे या जिनके साथ उसका इंटरेस्ट था, वो लाजमी बात है वो लॉबिंग करता रहा है। अभी भारत के अंदर भी सबसे बड़ा इशू चल रहा है, वो यही चाह रहा है कि अब पाकिस्तान उसी तरह की लॉबिंग हमारे खिलाफ ना करें। FATF के अंदर ये होता है कि कोई भी कंट्री अपनी ऑब्जर्वेशन FATF को लिख के दे सकता है कि जी ये सेक्टर हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पाकिस्तान इस तरह की कोई सिचुएशन में या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन देता है तो लाजमी बात है FATF उसके बारे में सोचेगा, उसको रिव्यू करेगा। इसलिए बाद का ये देखा जाता है कि ये सिर्फ लॉबिंग से काम होता है या इस तरह होता है। हर स्टेट को ये एक मौका दिया जाता है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन है, किसी किस्म के आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमें लिख के भेजें। FATF उसको लाजमी रिव्यू करता है, और उसमें ऐसे रिव्यू करता है चाहे वो इंडिया उस FATF का मेंबर ही क्यों नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में भी क्यों नहीं है, इंडिया उसको किसी तरीके से हैंडल भी नहीं कर पाता। जहाँ तक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात होती है, देखें इंटरनेशनल जो फोरम होते हैं वहाँ पर हर कंट्री बेसिकली अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, जो अपने मुफादात होते हैं, उनकी हिफाजत करता है। चाहे वो इजराइल है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो
के साथ इनके क्योंकि क्लोज इंटरेस्ट हैं इसमें, स्ट्रेटेजिकली उनके लिए बड़ा मैटर है। एक तरह से उनको सेल के अंदर क्या फैटा अपनी एक क्रेडिबिलिटी को, अपनी एक इंडिपेंडेंसी को मेंटेन कर पाएगा, देखना तो ये है। लेट्स सी टाइम विल टेल डॉक्टर साहब, टाइम विल टेल। राइट डॉक्टर बाकिर, योर क्लोजिंग रिमार्क्स कामरान उस्मानी साहब। वक्त कम है मेरे पास, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए तलत, इसमें से तो ये है कि तीन सेक्टर्स का तो फेटअप जानता है भारत के, जिसमें मैंने आपको बताया रियल एस्टेट है, उसके बाद क्रिप्टो है और ज्वेलरी है। इसके अलावा दो सेक्टर्स जो है वो हमने पीएचडी स्कॉलर्स को कहा कि इस पर रिसर्च करके जो है वो आप फेटअप को भेजें, जिसमें भारत ही बॉलीवुड और कसिनो इंडस्ट्री है, जो सट्टेबाजी और बेटिंग भारत में की जाती है। उसके अलावा बॉलीवुड में किस तरह से क्या कहते हैं इंटरनेशनल माफियाज का पैसा आता है और उसको बाहर लेके जाके फिर कैश फ्लो को आउट किया जाता है। तो इन सब पे भी हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फेटअप को भिजवाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू कामरान उस्मानी साहब, डॉक्टर बाकिर मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बस मैं यही दुआ करूंगा कि या अल्लाह वो दिन दिखा दे जब भारत का मकरू घिनौना दहशतगर्द चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए और इस दहशतगर्द के साथ वो ही हो तो दुनिया के बाकी दहशतगर्दों के साथ होता है। आमीन सुमा आमीन। मुझे याद दीजिए, until next time, अल्लाह हाफ़िज़।